Hello students, today's topic is Health and Hygiene, Chapter 8 of Standard 8 Standard ICSE Board. So let us begin. What is health? ये क्वेश्चन मैं पहले पूछना चाहती हूँ. Just let us think about it. Health होता क्या है? अगर मैं आपको एक जनरल क्वेश्चन पूछूँ, हेल्थ क्या है? What will you say? या what will you think? आप तो कहोगे मैम हेल्थ वो है जो हेल्दी, या व्हाट इज हु इज अ हेल्दी पर्सन. आप लोग कहोगे मैम हेल्दी वो है जो बीमार नहीं है. बट नो, अकॉर्डिंग टू WHO या अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल डेफिनेशन, या हेल्थ या हेल्दी पर्सन वो होता है जिसका ना सिर्फ फिजिकली जो बॉडी है वो फिट हो, बट ऑल्सो मेंटल एंड सोशल वेलबींग दोनों फिट हो. मेंटली भी वो फिट हो, फिजिकली भी और सोशली भी. ठीक है, तो अगर हम डिफाइन करने जाए व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ अ पर्सन्स फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. ओके, जनरली एक हेल्दी बॉडी हम कब कहेंगे? जब हम, या हेल्दी बॉडी बनाने के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं या क्या करते हैं इन डे टू डे लाइफ. तो हेल्दी बॉडी मेंटेन करने के लिए सबसे पहली चीज हम करेंगे वो है एक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ राइट टाइप ऑफ फूड खाएंगे. यस और नो? यानी कि हम खाएंगे बैलेंस डाइट. व्हाट इज अ बैलेंस डाइट, ये क्वेश्चन भी बनता है. ओके, व्हाट इज अ बैलेंस डाइट, ये क्वेश्चन भी बनता है. व्हाट इज अ बैलेंस डाइट? द डाइट दैट कंटेन्स राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. यानी कि ऐसा अगर हम एक प्लेट ले खाने वाली, उस खाने वाले प्लेट में अगर हम डेली की बात करें, एक दिन की नहीं, तो डेली जो खाना खाते हैं, चाहे वो लंच हो, चाहे डिनर हो, चाहे ब्रेकफास्ट हो, स्पेशली लंच एंड डिनर, उसमें एक हर अमाउंट ऑफ जो फूड होता है, हर कैटेगरी ऑफ फूड होना चाहिए. कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें जनरली राइस वगैरह में मिलती है, चपातीस में मिलती है. प्रोटीन्स हमें एग, चिकन वगैरह में मिलती है. विटामिन ऑब्वियसली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनसे हमें विटामिन एंड मिनरल्स मिलता है ना. विटामिन लाइक विटामिन A, B, C जो है सिट्रस, विटामिन C हमें सिट्रस फ्रूट से मिलते हैं, राइट. यानी कि और इनकी क्वांटिटी भी WHO ने प्रिस्क्राइब एक तरीके से किया है कि इतने क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, इतने क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स होना. ये नहीं कि हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही खाएं या प्रोटीन ही खाएं. ठीक है, एक बैलेंस डाइट वो होता है जो राइट क्वांटिटी में ये जितने कैटेगरीज ऑफ फूड हमने बताए हैं वो सब हमें डेली बेसिस पे खानी चाहिए. ये नहीं कि एक दिन खा लिया दूसरे दिन छोड़ दिया. अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होता है मैम, या आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो. एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ एनी ऑफ द प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, यही वाले मैं न्यूट्रिएंट्स की बात कर रही थी. तो इनके अगर कमी की वजह से माल न्यूट्रिशन हो सकता है, जो ये पूरा बैलेंस डाइट ना खाते. नहीं, हम कहते हैं हमें विटामिन C की डेफिशिएंसी हो गई, ब्लीडिंग ऑफ गम्स हो रहा है. ब्लीडिंग ऑफ गम्स यानी कि जो खून निकलता है हमारे माउथ से, या जो टीथ या गम्स के पास से, तो ये होता है विटामिन C की डेफिशिएंसी. यानी कि हर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से कोई ना कोई डिजीज होती है. ठीक है, इसीलिए हमें हर न्यूट्रिएंट को एडिक्वेट अमाउंट में खाना चाहिए. अगर हम नहीं खाएंगे तो हमें क्या होता है, माल न्यूट्रिशन. ठीक है, राइट न्यूट्रिएंट नहीं खाने से हमें माल न्यूट्रिशन होता है. तो देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन अ गुड हेल्थ, अ बैलेंस्ड डाइट इज नॉट ओनली द रिक्वायरमेंट, इवन द पर्सनल हाइजीन एंड एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस इज अ मेजर नेसेसिटी. यानी कि जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में, हेल्थ के बाद हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, यानी कि अच्छे हेल्थ के लिए ना सिर्फ अच्छा खाना ज़रूरी है, बट क्लेनलीनेस भी ज़रूरी है, जिसको हम हाइजीन कहते हैं. ठीक है, या तो वो पर्सनल हाइजीन हो या एनवायरमेंटल हाइजीन. ना सिर्फ अपने घर को साफ रखो, अपने बदन को साफ रखो, बल्कि अपने सराउंडिंग या एनवायरमेंट को भी क्लीन रखना हमारा फर्ज है. इनफैक्ट देयर इज अ स्टेटमेंट, क्लेनलीनेस इज इक्वल टू गॉडलीनेस. यानी कि हम जब जितने क्लीन रहेंगे उतने हम गॉड के करीब रहेंगे. ओके, क्योंकि अगर हम क्लीन नहीं रहेंगे तो जितने हम चाहे जितना अच्छा खा लें, लेकिन जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं
वो अनक्लीन एनवायरनमेंट में मिलते हैं। जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, ये सब जो गंदी जगह पे मिलते हैं, इवन मॉस्किटोज, मलेरिया कॉजिंग मॉस्किटो एंड डेंगू वाले मॉस्किटो, फिर हम कहते हैं हमें बीमारियां हो गई। हम ये नहीं देखते बीमारियों की जड़ क्या। जड़ है हमारा डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड एनवायरमेंटल हाइजीन। इसीलिए हमें अपने एनवायरनमेंट क्लीन रखना चाहिए, हमें अपने कम्युनिटी को, अपने आप को ना सिर्फ क्लीन, देखो हम अपने आप को तो बचाना ही चाहिए बीमारी से, बल्कि अपने एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना चाहिए कि उससे ना सिर्फ हम बीमार होंगे एनवायरनमेंट को गंदा रख, बल्कि हमारे नेबर्स भी बीमार होंगे, राइट? ठीक है, इसीलिए जब भी हम बीमार पड़े या हमें किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो, तो या हमें कोई डिजीज़ लाइक सिम्टम्स हो, तो हमें पहले ध्यान देना चाहिए कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। क्या हम अच्छा हेल्दी डाइट नहीं खा रहे हैं? क्या हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने पर्सनल हाइजीन ये सब मेंटेन नहीं कर रहे हैं? तो ये सब चीज़ों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके, अभी तो मैंने हेल्थ को डिफाइन किया था, लेकिन जैसे मैंने कहा एक गुड हेल्थ का डेफिनेशन अलग अलग है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ओके, एक रेसलर के लिए गुड हेल्थ क्या होगा? उसके स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स हो और थाई मसल्स स्ट्रॉन्ग हो। एक डांसर के लिए हेल्थ क्या होगा? स्लिम बॉडी एंड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। टू एन एथलीट क्या होगा? एथलीट के लिए क्या होगा? एथलीट के लिए होगा ग्रेटर स्टेमिना एंड लंग कैपेसिटी। एक डॉक्टर के लिए होगा प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल ऑर्गन्स इन द बॉडी एंड बॉडी फ्री ऑफ डिजीज, है ना? तो डॉक्टर के पास जनरली हम जाते हैं तो हम उसी तरीके से मैं बात करती हूँ कि अगर डॉक्टर के पास जाएं, अगर हमारे सारे ऑर्गन सही हैं और हमें कोई डिजीज नहीं, तो वो कहेंगे हम हेल्दी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखी है, अगर हम एक साइकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, तो एक गुड हेल्थ वो होगा कि ना सिर्फ वो जो इंसान है फिजिकली फिट हो, बट ऑल्सो मेंटली और सोशली भी फिट हो। और वही अल्टीमेट डेफिनेशन है ना? अल्टीमेट डेफिनेशन है, और वही डेफिनेशन WHO ने दिया है। उन्होंने कहा है कि हेल्थ इट्स नॉट ओनली मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, जो कि डॉक्टर कहते हैं डिजीज नहीं है, चलो हेल्दी है, बट इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी कि एक जो इंडिविजुअल है, हम उसको हेल्दी तब कहेंगे जब वो फिजिकली फिट हो, जैसे कि उसकी बॉडी में कोई डिजीज वगैरह ना हो, है ना, कोई बॉडी माल फंक्शन ना हो, बल्कि ऑल्सो उसका दिमाग माल फंक्शन ना हो, ये उल्टे सीधे बातें करे, सही सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से ना चले, या वो बाहर ना सोशली, अगर वो बाहर दूसरों से ना इंटरेक्ट करे तो वो सोशल वेलबींग उसकी सही नहीं है, उसको झिझक आए, तो ये सारी चीज़ें भी हेल्थ के डेफिनेशन में आता है। ओके, तो गुड हेल्थ इज नेसेसरी condition for a purposeful existence in this world. A person can be said to be healthy or having good health if he has no sickness or disease. ये पॉइंट तो ठीक है, हर डॉक्टर कहता है। उसको नो फिजिकल हैंडीकैप होना चाहिए, यानी कि वो लंगड़ा के नहीं चलना चाहिए, बट ऑल्सो उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई टेंशन, डिप्रेशन ये सब नहीं होना चाहिए, साइकोलॉजिकल टेंशन्स नहीं होने चाहिए, एंजाइटी, फोबिया। साइकोलॉजिकल अगर हम टर्म यूज़ करें ना, उसमें तो बहुत गहरा टॉपिक है वो, यानी कि एंजाइटी, फोबिया या डिप्रेशन, हैलुसिनेशन, ये सारी बीमारियां साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आती हैं। तो उनमें से कोई भी उसको जब एक फिजिकली फिट, मेंटली फिट या सोशली फिट इंसान हो, तो उनमें से ये सारे जो मैंने की पॉइंट्स बताए उसमें होने चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जो डिजीजेस, जैसे हमने कहा अगर हम बैलेंस डाइट नहीं खाएंगे या हम फिजिकली मेंटली फिट नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें कोई बीमारी है। तो बीमारी जो होती है वो ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होती है। पहली कैटेगरी है कि कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरी कैटेगरी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज? हम कम्युनिकेबल डिजीज किसको कहेंगे? वो डिजीज जो एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड हो सकती है, ठीक है, चाहे वो बैक्टीरिया के थ्रू स्प्रेड हो, चाहे वो वायरस के थ्रू स्प्रेड हो। ओके, प्रोटोजुआ, हेलमिन, फंगा, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज करते हैं और स्प्रेड नहीं करते, ये कॉज करते हैं। स्प्रेड तो हमारे वेक्टर्स करते हैं, जो कि हमारे एयर, वाटर, यहाँ पे आप लोग प्लीज करेक्ट करिए, एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट और इंसेक्ट्स, ये वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर्स वो होते हैं जो
ये बीमारियां जो कम्युनिकेबल डिजीज को एक इंसान से एक जानवर से एक इंसान में, इंसान से इंसान में, पेड़ से इंसान में, इंसान में पेड़ से, ये क्या करते हैं कैरी करते। तो वेक्टर्स का अगर डेफिनेशन आया, व्हाट आर वेक्टर्स, तो आप लोग लिख सकते हो कि द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय मीन्स ऑफ एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड इंसेक्ट। दीज फैक्टर्स आर नोन एज वेक्टर्स। ओके, तो वो कौन कौन से कॉजेज हैं कम्युनिकेबल डिजीज के? देखो, बैक्टीरिया जैसे कि कॉलेरा, डायरी, ये जो बीमारियां हैं बैक्टीरिया से जो होती है, जैसे कि कॉलेरा, डायरिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, डिप्थीरिया, टेटनस वगैरह, ये सब बैक्टीरिया से होती है। अलग अलग बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। वायरसेस से हमें पोलियो, रेबीज, स्मॉल पॉक्स, मीजल, मम्स होते हैं। तो एग्जाम में एक्चुअली ऐसे पूछा जाता है, नेम टू वायरल डिजीज, नेम टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज, नेम टू प्रोटोजोअन डिजीज। तो प्रोटोजोअन डिजीज जो होते हैं वो कौन सी बीमारियां कॉज करते हैं? मलेरिया। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता है जो मलेरिया होता है, हम कहते हैं कि किससे होता है, तो आप लोग कहते हैं मच्छर से होता है। मच्छर तो वेक्टर है। तो मलेरिया एक्चुअली वो डिजीज जो होता है वो एक्चुअली होता है प्रोटोजुआ से। ओके, प्रोटोजुआ इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हेलमिन्थ भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और वो टेटाइनिस, एस्कैरियस, फिलैरिसिस जो नहीं कहते हैं हम, हाथी रोग वगैरह, ये क्या कॉज करते हैं। और फंगस से भी बहुत सारे डिजीज होते हैं, रिंगवर्म, एथलीट फूड एक्सेट्रा। ठीक है, सम कम्युनिकेबल डिजीज को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया गया है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, ये बहुत ही इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है, जो हम नहीं फ्लू कहते हैं, फ्लू नहीं, सर्दी खांसी वगैरह होता है, और कभी कभी हेडेक होता है, शिवरिंग, हाई टेम्परेचर, वीकनेस, ये सब इसके सिम्टम्स है। देखो सिम्टम्स क्या होता है, सबसे पहले हमें सिम्टम्स पता होना चाहिए। सिम्टम्स का मतलब क्या होता है? देखो, डिजीज अलग चीज़ है, सिम्टम्स अलग चीज़ है। सिम्टम्स होता है जैसे अगर मुझे सर दर्द हो रहा है और मुझे बुखार आ रहा है, ठीक है, मुझे नज़ला भी हो रहा है, तो हम बीमारी तो नहीं जज कर पा रही हूँ, तो मैं ये सिम्टम्स, ये जो मेरे साथ हो रहा है वो मैं डॉक्टर को बताऊंगी, फिर डॉक्टर मुझे बताएगा कि मुझे कौन सी बीमारी है। मुझे मेरी टेस्ट करेंगे, या तो मलेरिया है, या तो नॉर्मल फीवर है, या फ्लू है, वो डॉक्टर बताएंगे। ठीक है, समझ में आया डिफरेंस बिटवीन सिम्टम्स एंड डिजीज? गुड। Next, to reduce the chances of infection, healthy people should always avoid overcrowding and lack of ventilation. बहुत बहुत important point है, आज की तारीख में और ही important है। क्यों? इसलिए important है क्योंकि आज जो बहुत फेमस बीमारी है, वायरल जो इन्फेक्शन जो हो रहा है, या फिर जो वायरस से, कोरोना वायरस से जो बीमारी हो रही है हमें, तो उसके लिए तो ओवरक्राउडिंग बिल्कुल बिल्कुल मना है। यहाँ तक कि मास्क पहना जाता है और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना पड़ता है। और लैक ऑफ वेंटिलेशन से हमें अस्थमा वगैरह ये हो जाता है, ये टाइप की बीमारियाँ होती, घुटन सी होती हैं। इसीलिए हमेशा जो सिक पर्सन है या तो खुद बाहर ना जाए, है ना, और जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन कैरी आउट करें। और क्योंकि ये एयरबॉर्न डिजीज है, ठीक है, ये एयरबॉर्न डिजीज है, तो इसीलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो सिक पर्सन है, छींकना वगैरह इसमें होता है, तो बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये दूसरों को फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट बीमारी है मीजल्स, और ये जो बीमारी होती है ये है रुबेला वायरस, जिसका साइंटिफिक नेम है पॉलिनोसा मॉर्बिलोरम। ठीक है, इसमें इट इज अ वेरी अनस्टेबल एंड पेरिशेस रैपिडली आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, और ये जो वायरस होता है, इट स्प्रेड बाय डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज एंड थ्रोट ऑफ अ सिक पर्सन सफरिंग फ्रॉम मीजल्स। ठीक है, जो मीजल्स वगैरह होते हैं ना, मम्स टाइप होते हैं, उसमें मतलब दाने निकल आते हैं लाल लाल कलर के। ठीक है, और इंक्यूबेशन पीरियड, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड? जब तक वायरस रहता है बॉडी में, वो 12 से 14 दिन है। इंक्यूबेशन पीरियड तब तक होता है जब तक वो वायरस या बैक्टीरिया या जब तक वो बीमारी हमारे बॉडी में रहती है। तो द सिम्टम्स जनरली क्या है? हाई फीवर है, रैश इरप्शन हो जाता है, लाल लाल बॉडी में रैशेज होने लगते हैं, और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, रेस्पिरेटरी म्यूकोस मेम्ब्रेन्स इन्फेक्शन वहाँ हो जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में। लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है खाना ना खाने का, मतलब खाने से इंटरेस्ट चला जाता है, हमें खाना खाने का मन नहीं करता है। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है खाना ना खाने का मन करे। प्रिवेंशन क्या करना है? प्रिवेंशन ये है कि पेशेंट सबसे पहले नीट और क्लीन जगह पे रखना चाहिए, और पब्लिक प्लेसेस से दूर रखना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि ये जो इंसान को जनरली भीड़ से दूर रखे। ठीक है, ताकि वो दूसरों को ना फैलाए, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है।
इसीलिए इसको बहुत ही डेलिकेटली डील करना चाहिए। तो इसमें चिकन पॉक्स और चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज, ये भी उसमें इसी कैटेगरी में आते हैं। मलेरिया अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजुआ है, ठीक है, इससे होता है। नेक्स्ट, ये डिजीज में एक मुद्दे की बात है कि जब भी हमें बुखार आता है ना मलेरिया का, ये हमने पर्सनली भी फील किया है कि जब मलेरिया के बुखार तो शिवरिंग जरूर होती है, ऑन ऑफ शिवरिंग होती है, एकदम अचानक से शिवर करने लगता है, एकदम हाई फीवर आता है, दवा खाओ तो कम हो जाता है, फिर से शिवरिंग होती है, एकदम से स्वेटिंग होती है, एकदम से अजीब सा बॉडी में थकान और थर्स्ट फील, पानी प्यास बहुत लगता है, ठीक है। और ये जो बीमारी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से मॉस्किटो से स्प्रेड होता है? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ठीक है। मॉस्किटो का नाम क्या है? एनोफिलस, वो भी फीमेल, और इट कैरीज माइक्रोस ऑफ द डिजीज फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, ठीक है। तो इन्फेक्टेड पर्सन है तो वहां से उसके, जैसे किसी को मलेरिया हुआ है, उसमें जो प्रोटोजुआ का वायरस होगा, ठीक है, प्रोटोजुआ होगा, सॉरी वायरस नहीं, प्रोटोजुआ होगा। कौन सा वाला प्रोटोजुआ? प्लाज्मोडियम। अब वो मच्छर क्या करता है, उसका खून चूस के फिर उससे वो वेक्टर वाला काम करता है ना, कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इसको ट्रांसफर कर जाता है, फिर अगले इंसान को भी मलेरिया हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय एंटी मलेरियल ड्रग्स के नाम है क्विनीन, क्लोरोक्विनीन, मेपाक्रीन एंड पेल्यूट्रीन, ठीक है। प्रिवेंशन क्या? मलेरिया के लिए सबसे पहले सफाई रखो, ठीक है, एंटी मलेरियल ड्रग्स घर में रखो, ओके, और इसको पीरियोडिकली ले भी सकते हैं पहले से ही। और सेकेंडली मॉस्किटोस प्रिवेंट करो, अपने आप को काटने ही ना दो, ओडोमोस लगाओ या मॉस्किटो कॉइल लगाओ डेली, ठीक है। क्या पता कि उस मॉस्किटो से सिर्फ मलेरिया नहीं होता है, डेंगू भी होती है, ओके। डेंगू की अगर हम चिकनगुनिया जो होती है, ये भी मच्छर से ही होती है, ये भी लेकिन ये वायरल डिजीज है, ये प्रोटोजुअन डिजीज नहीं है, ये ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटो अगेन। तो मॉस्किटो यहाँ पे वेक्टर का काम कर रहा है, ठीक है, वो जो वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैला रहा है। तो जो मॉस्किटोज एक्चुअली ये वाले इसमें इन्वॉल्व होते हैं फैलाने में, वो है एडिस एजिप्टाई एंड एडिस एल्बोपिक्टस। साइन एंड सिम्टम, चिकनगुनिया में तो बहुत से आपने सुना भी होगा केसेस, यहाँ पे जॉइंट्स के दर्द बहुत होते हैं, ठीक है, जॉइंट पेन, जहाँ जॉइंट पेन होने लगे समझो चिकनगुनिया हो गया, ठीक है। मसल पेन, हेडेक, नोजिया, फैटिक है, इसमें शिवरिंग विवरिंग नहीं होती है। कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले मच्छर वाला कोई भी डिजीज कंट्रोल करना है, कहीं भी जमा हुआ पानी मत रखो। जमा हुआ पानी रखोगे तो मच्छर वहां जरूर ब्रीड होगा, क्योंकि धीरे धीरे पानी में बैक्टीरियल सब कुछ गंदगी होगी, इसलिए कभी पानी जमा ना होने देना, ना अपने सराउंडिंग में ना अपने घर में, ठीक है। जो कंटेनर्स वगैरह ढक के रखो, अगर आपको रखना भी है, स्टोर भी करना है तो, ओके। जिसमें पानी स्टोर कर रहे हो तो उसको, उस कंटेनर्स को ढकिए, या इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, मच्छर अगल बगल है तो उसको इंसेक्टिसाइड से मारिए, मॉस्किटो कॉइल लगाइए। जैसे मैंने कहा डेंगू भी मॉस्किटो से होता है, तो डेंगू फियर एक्चुअली वेरी पेनफुल, इससे तो बहुत डेथ रेट भी बहुत हाई है डेंगू का, क्योंकि ये जो है डेंगू वायरस से होता है, और ये एडिस मॉस्किटो से होता है। देखो मलेरिया कौन से मॉस्किटो से होते हैं? एनोफिलस। चिकनगुनिया एडिस एजिप्टियाई और एडिस एल्बोपिक्टस, और इसमें सिर्फ एडिस मॉस्किटो दिया है डेंगू का, ठीक है। इसमें सिम्टम्स क्या है? 4 से 6 दिन तक ये इन्फेक्शन चलता है और 10 दिन तक रहता है, हाई फीवर भी रहती है, मैंने कहा जॉइंट पेन रहता है। प्रिवेंशन अगेन वही वाला तरीका है कि पानी ना जमने दो, ओल्ड टायर्स, फ्लावर पॉट्स में पानी सब ना जमने दो, कंटेनर में पानी ना जमने दो। और जैसे बीमारी हुई, कोई भी बीमारी हो, पहले डॉक्टर को दिखाओ, डायरेक्टली फार्मेसी से मेडिसिन कम ही लिया करो, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 104 में ये टेबल दिया गया है, जहाँ पे वही अच्छे से कैटेगराइज गया है शॉर्ट में, कि वायरल डिजीज मतलब टाइप ऑफ डिजीज देंगे कि वायरल है, कि प्रोटोजुअन से है, कि बैक्टीरिया से है, फिर नेम ऑफ द डिजीज दिया गया है, मेन सिम्टम्स दिए गए, कॉजेटिव एजेंट्स दिए गए और प्रिवेंशन दिया गया है। तो वायरल डिजीज में फ्लू एक वायरल डिजीज है, इसके सिम्टम्स मैंने डिस्कस कर ही चुकी हूँ। पॉजिटिव एजेंट आरएनए वायरस है, और प्रिवेंशन अगेन ये मैं डिस्कस कर ही चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद मीजल्स के बारे में दिया है, प्रोटोजुआ, जो टॉपिक्स मैंने अभी डिस्कस किए उसको यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो, टेबुलर फॉर्म देख सकते हो, ओके। इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ, आप लोग देख लेना, और इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके या अपने टेक्स्ट बुक से डायरेक्टली बना लो, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये टेबल दिया है दोनों पेजेस में, ठीक है, ये टेबल जरूर बनाना, ठीक है। हम मॉस्किटो के फोटोज भी दिए, मैं थोड़ा जूम करती हूँ, मॉस्किटो को देख लो,
ये देखिए फीमेल ओनोफिलस मस्कुलर, एडिस मस्कुलर, इन मच्छरों को पहचानो। कल को ये आपके घर में आएंगे तो उसको पहचान लो कि कैसे दिखते हैं और आए तो इनसे कैसे बचना है। वैसे तो कोई भी मॉस्किटो से ना कटवाओ अपने आप को, ठीक है। तो इसीलिए हमें डिजीज स्प्रेड बाय वेक्टर्स पे बहुत बहुत ध्यान देना है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, जैसे मैंने कहा यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू, पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू या एग्जाम के पॉइंट ऑफ, बट हमारे डे टू डे लाइफ में हमें इसको फॉलो करना है, क्योंकि ये हाइजीन का पार्ट है, ठीक है। हाइजीन हमारी पर्सनल और एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस से डील करता है और हमें बीमारियों से बचाता है। और एक अच्छा स्टेटमेंट दिया गया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि किसी बीमारी को होने से पहले उसको प्रिवेंट करो, ठीक है। पर्सनल हाइजीन यहाँ पे सबसे पहला तरीका है प्रिवेंट करने का, हमेशा नहाओ धो, हाथ हाथ साफ रखो, हाथ धो के ही खाना खाओ, ठीक है। अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनो, ओके। हमेशा अवॉइड करो शार्प थिंग्स यूज़ करने से, नाइफ वगैरह। तुम लोग बच्चे हो तो नाइफ है या कोई चीज़, पेन वगैरह उठा के कान में ना डाला करो कि कान में डालो, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोग को करना है, डेली ब्रश करो, वो भी ट्वाइस अ डे, ओके, रात और सुबह, ओके। ये आप लोग शायद एक टाइम करते होगे, लेकिन अभी से दोनों टाइम करना, क्योंकि टीथ की हाइजीन भी रखना ज़रूरी है, माउथ की हाइजीन रखना ज़रूरी है। पब्लिक और कम्युनिटी हाइजीन में हमें ये ध्यान देना है कि ट्रीज अच्छे से ग्रो करो, स्टैग्नेंट वाटर यानी कि जमा हुआ पानी मत रखो, ठीक है। इंडस्ट्रियल हाइजीन में, इंडस्ट्री जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे ये चाहिए वर्कर्स, या वहाँ पे जो ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ में आता है, ठीक है, वहाँ की जगहों को भी साफ रखना चाहिए, वहाँ पे बहुत से लोग काम करते हैं ना। मेंटल हाइजीन भी रखना चाहिए, हेल्दी सोचो। देखो सिर्फ अपनी बॉडी को अच्छा ना रखो, अपने फेस को अच्छा ना रखो कि हम खूबसूरत हैं। खूबसूरती सिर्फ चेहरे से नहीं होती है, अंदरूनी भी होती है, ठीक है। हमें अंदर से भी और माइंड से भी अच्छा सोचना चाहिए, दूसरों के लिए अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छा इमोशनल रिएक्शन शो करना चाहिए। कोई दुखी है तो हमें हंसना नहीं चाहिए उनके ऊपर, बल्कि हमें हमेशा उनके लिए पॉजिटिव सोच के उनको चुप कराना चाहिए। बहुत से लोग नहीं, कोई गिर जाता हंसने लगते, तो ये मेंटल एटीट्यूड हमेशा अच्छा रखो और दूसरों के लिए और अपने लिए भी अच्छे इमोशनल बैलेंस रखो। इमोशनल रिएक्शन भी नहीं, इमोशनल बैलेंस। कभी कभी क्या होता है, हम छोटी सी चीज़ों पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बहुत रोने लगते हैं, तो गलत है। जहाँ पे जितना इमोशन दिखाना है उतना दिखाओ, जहाँ पे जितना रोना है, जितना हंसना है उतना हंसो। इससे ज़्यादा हंसोगे रोगे, लोग कहेंगे तुम पागल हो, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी हैबिट्स रखो डे टू डे लाइफ में। देखो डेली अगर अच्छे से हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखोगे तो ओबेसिटी से बचोगे, ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां जो आजकल कॉमन है, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, क्योंकि हमारी ईटिंग हैबिट्स आजकल बहुत खराब है, हम जंक फूड बहुत खा रहे हैं, इसलिए जंक फूड को अवॉइड करो। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का है वैक्सीनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहाँ पे देखिए 2 टॉपिक एक्टिविटीज में दिए गए हैं, वो है पर्सनल हेल्थ मेजर्स, ये आप लोग रीड कर सकते हैं, इजी है। बैलेंस डाइट खाओ, पर्सनल हाइजीन रखो, पर्सनल क्लीनलीनेस रखो, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं, ये सारे स्टेटमेंट्स हैं। पब्लिक हेल्थ मेजर्स भी हैं, कैसे हम अपने सीवेज डिस्पोजल को मैनेज करें, बाहर कचरा वगैरह खुले में ना फेंकें, क्लोज डस्टबिन में फेंकें, सराउंडिंग्स को क्लीन रखें। एयरबॉर्न डिजीज जो हवा से फैलते हैं डिजीज, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्लीन सराउंडिंग रखना ज़रूरी है। और हर जगह जगह पे क्लिनिक्स और हेल्थ सेंटर होने चाहिए लोगों को इलाज करने के लिए, ठीक है। फैमिली प्लानिंग होना चाहिए, लोगों को एडुकेट हमें करना चाहिए कि हम दो हमारे दो होने चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन, वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीनेशन प्रोसेस या वैक्सीन क्या होता है, देखिए वैक्सीन इज अ प्रिपरेशन ऑफ मॉडिफाइड वायरस और बैक्टीरिया दैट इज इंट्रोड्यूस इन अ हेल्दी बॉडी टू इंड्यूस द स्पेसिफिक एंटीबॉडी रिएक्शन प्रोड्यूसेस इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज। तो ये जो मैंने बोला इतना लंबा चौड़ी बात, आप लोगों के हिसाब से बोलेंगे मैम ये क्या है, इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझाइए, है क्या, है ना। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं वैक्सीनेशन को डिफाइन करूं, ओके, वैक्सीनेशन क्या होता है, तो वैक्सीन देखो क्या होता है, जैसे अभी कोरोना वायरस के हम वैक्सीन लगा रहे हैं, हम लगा क्या रहे हैं, हम जैसे बचपन में नहीं बच्चों को वैक्सीनेशन करवाने के लिए जा रहे हैं, इम्यूनाइजेशन करवाने के लिए जा रहे हैं, ये है क्या चीज़। तो हम एक्चुअली जो बीमारी होने वाली होती है, जो बहुत खतरनाक बीमारी है, जो जानलेवा बीमारी होती है, उसकी जो वायरस होती है थोड़े से मात्रा में पहले से ही जो बच्चे हैं छोटे जिनको हम वैक्सीनेशन करते हैं, आजकल तो बड़े भी वैक्सीनेशन ले रहे हैं, तो जिसको भी वैक्सीन हम दे रहे हैं वो एक्चुअली हम उसको थोड़े मात्रा में वो बीमारी डालें, वो वायरस है, वो बैक्टीरिया जो भी है, वो थोड़े
मात्रा में, है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ वायरस उसमें डाल देते हैं हेल्दी बॉडी में, हाँ, ताकि वो बॉडी थोड़े अमाउंट में डाला है तो ऑब्वियसली बॉडी उससे फाइट कर सकता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके, है ना, स्पेसिफिक एंटीबॉडी रिएक्शन उसकी तरफ दिखाएगा। इसीलिए नहीं छोटे बच्चों को हम वैक्सीन कराने के बाद उनको बुखार आ जाता है, क्योंकि वो बॉडी उस वायरस से लड़ रही होती है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आइंदा अगर ये वायरस उस बच्चे के बॉडी में आएगा या उस इंसान के बॉडी में आएगा तो वो पहले से उसके लिए इम्यूनिटी या पहले से उसके लिए हथियार तैयार किया हुआ है कि अब अगर ये मेरे बॉडी में आए तो हम चाहे जितने तादाद में आए हम उससे लड़ लेंगे, बॉडी उससे यूज टू हो जाता है। अंडरस्टूड? आई होप ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमें वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इकट्ठा वायरस आ जाता है, जब पहली बार ही नहीं अचानक आ जाता तो बॉडी उससे फाइट नहीं कर सकता है, फाइट नहीं कर पाता है। कुछ अगर हेल्दी बॉडी तो कर भी लेगा लेकिन ज़्यादातर नहीं फाइट कर पाता। इसीलिए वैक्सीन आर सब्सटेंसेज विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सर्टन डिजीज, दे गिव अस इम्यूनिटी। इम्यूनिटी देना यानी कि पहले से ही इम्यून करना, पहले से ही हमें ताकीद करना, या उसके लिए जैसे नहीं हमें अगर खबर मिल गई खुफिया एजेंसी से कि पाकिस्तान अटैक करने आने वाला है इंडिया में, तो ये अटैक करने वाला है ये वैक्सीन, हमें ये खुफिया एजेंसी है ये वैक्सीन, तो अब हम क्या करेंगे, पहले से हथियार रेडी रखेंगे कि अब अगर यहाँ आए तो हम पूरी तरह तैयार हैं उससे लड़ने के लिए। लेकिन अगर अचानक आ जाए, हमें खबर ना मिली, अटैक हो जाए हमारे ऊपर इंडिया पे, सोल्जर्स वहाँ पे तैनात ना हो, तो वो हमें हरा भी सकते हैं। तो इम्यूनिटी पाना यानी कि पहले से सोल्जर्स रेडी रखना, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग पहले से रेडी है, हमारी बॉडी प्रिपेयर्ड है, और ये जो प्रोसेस को हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो वैक्सीन वो सब्सटेंस है, वैक्सीनेशन वो प्रोसेस है, एंटीबॉडीज वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जो इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस इन द ब्लड बाय इम्यून सिस्टम। ठीक है, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, बेसिक जो वाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज वैक्सीन, व्हाट इज एंटीबॉडी, व्हाट इज एंटीजन, ये सब टर्म्स है, लेकिन कंफ्यूज मत होइए, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन के प्रोसेस को कहते हैं, नहीं, इम्यूनाइजेशन करने के बाद वैक्सीन आर यूजुअली इंजेक्टेड बट सम आर टेकन बाय माउथ, दिस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। और वैक्सीन आर मेड फ्रॉम पैथोजेंस एंड कंटेन द सब्सटेंस कॉल्ड एंटीजन। जो वैक्सीन होते हैं उसमें एंटीजन्स होते हैं, यानी कि जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो एंटीजन्स होते हैं, वही बॉडी में आ जाते हैं, बॉडी उसके खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडी। जो बॉडी में आता है उसको कहते हैं एंटीजन। जो एक्सटर्नल चीज कोई भी बॉडी में आएगी, चाहे वो जर्म्स हो चाहे वो वैक्सीन हो, वो सब एंटीजन्स होते हैं उसमें। ठीक है, और उसके खिलाफ, क्योंकि कुछ भी आता है बॉडी उसके लिए लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम है हमारे बॉडी में, WBCs हैं हमारे, एक होता है रेड ब्लड सेल, एक होता है WBC वाइट ब्लड सेल, वो उसके खिलाफ लड़ते हैं, किसके खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ। ठीक है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके, क्या प्रोड्यूस करके लड़ते हैं, एंटीबॉडीज, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और आफ्टर वैक्सीनेशन आवर बॉडी मेक्स एंटीबॉडीज एंड गिव्स अस इम्यूनिटी अगेंस्ट द पैथोजन। जो भी पैथोजन या जो एंटीजन आया है, पैथोजन एंटीजन एक ही बात हुई, तो जब वो अटैक करेगा बॉडी को तो उसके खिलाफ क्या प्रोड्यूस करेगी बॉडी, एंटीबॉडी। क्या प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडी। तो वैक्सीन, जैसे कि बहुत सारे वैक्सीन यहाँ पे दिए हैं, DPT, BCG, ये फेमस है, इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए। ओके, आपको BCG का बैसिलियस कैलमेटिक यूरिन है, और वैक्सीन DPT 3 डिजीज प्रिवेंट करती है, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस जो कि वूपिंग कॉफ है, और टेटनस। वूपिंग कॉफ यानी कि बहुत खांसी आती है उसमें इंसान को, ये बच्चों में ज़रूर दिया जाता है, बचपन में ये वैक्सीनेशन ज़रूर दिया जाता है। ठीक है, ये आप लोग नोट कीजिए, लिख लीजिए। ओके, कुछ पैथोजेंस इन वैक्सीन्स हैव बीन किल्ड, समटाइम दे आर अलाइव बट डीएक्टिवेटेड सो दे कैन नॉट कॉज डिजीज। ठीक है, तो ये आप लोग ज़रूर लिखिए। इम्यूनाइजेशन का डेफिनेशन भी, वैक्सीनेशन का वैक्सीनेशन क्या होता है, हम प्लेसमेंट ऑफ डेड और वीकेंड पैथोजन इनटू द बॉडी, उसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं। और इम्यूनाइजेशन क्या होता है, और वैक्सीनेशन का एक्चुअल मतलब देखो, वैक्सीन लैटिन वर्ड वैका से आता है जिसका मतलब काव होता है, और एडवर्ड जेनर वो फर्स्ट पर्सन था जिसने ये चीज़ वैक्सीनेशन को मतलब इस दुनिया में लेकर आए हैं। उन्होंने ये काव से वो लेकर जर्म्स निकाल के इंसान में, हेल्दी इंसान में डाले थे, काउपॉक्स के जर्म्स, इसीलिए वो वर्ड वका मतलब काव, और वैक्सीनेशन वहीं से ये वर्ड आया।
ओके। तो जो उस टाइम पे जो स्मॉल पॉक्स हो रहे थे, इन्होंने क्या किया, स्मॉल पॉक्स की बीमारी से बचने के लिए काउ पॉक्स, जिस काउ पॉक्स के जर्म्स काउ से निकाल के स्मॉल पॉक्स के मरीज में डाल दिया, या नॉर्मल मरीजों में भी डाल दिया, उनको पहले से ही स्मॉल पॉक्स की बीमारी से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए तैयार किया। ठीक है। और इम्यूनाइजेशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ डेड और वीकेंड पैथोजन फॉर द आर्टिफिशियल डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज। ये दोनों का डिफरेंस जरूर आएगा। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ टेबल दिया गया है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो बच्चों को दिया जाता है 3 से 12 महीने में, डीपीटी, पोलियो ये देना जाता है। पोलियो के जो ड्रॉप्स होते हैं 2 बूंद जिंदगी के, तो 9 to 15 मंथ्स में क्या दिया जाता है। खैर ये तो मैं पूरा रीड नहीं करूँगी, लेकिन ये आप लोग को एक गो थ्रू करना चाहिए, इसके फुल फॉर्म्स आप लोग आ सकते हैं। ठीक है। एब्रीवेशंस दिए हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपकी बुक में एब्रीवेशंस दिए हैं। डीपीटी, इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा एग्जाम में। डीटी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, डिप्थेरिया एंड टेटनस। और इसका डीपीटी का डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस एंड टेटनस, और बीसीजी बैसिलियस ऑफ कैलमेट एंड ग्यूरिन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि टीबी की बीमारी के अगेंस्ट हम कौन सी वैक्सीन लेते हैं, कौन सी लेते हैं, हम लेते हैं बीसीजी। ठीक है। और यहाँ पे वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का भी टेबल डिफरेंस दिया गया है टेबल फॉर्म में, ये ज़रूर लिखना, होमवर्क है आप लोग के लिए, इसको ज़रूर ट्राई करिए और इनफैक्ट लिखिए और लर्न करिए। और भी बैड हैबिट्स हैं जिससे हमें बीमारियाँ हो सकती है, जैसे कि सिगरेट पीने से, क्योंकि सिगरेट जो होता है ये एक्चुअली एक प्लांट से आता है, निकोटीनिया टबैकम, टेंडू प्लांट, उसी से नाम इसीलिए ना इसे टबैको कंजप्शन बोलते हैं। सिगरेट ही नहीं, जबकि और भी तंबाकू वगैरह, उसमें निकोटिन होती है, और जो निकोटिन होती है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स को इसे पतला कर देते, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसी वजह से हमें आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकती है, ज़्यादा हम बीमारी, मतलब कैंसर भी हो सकता है। ठीक है। तो हमें ये पॉइजनस सब्सटेंस है ना, ये स्मोकिंग ऑफ टोबैको, वो सिर्फ ना कि उस इंसान को अफेक्ट कर सकता है जो स्मोकिंग करे, बल्कि उसके साइड में अगल बगल जो लोग हैं उनको भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है। ये भी एक कम्युनिकेबल काइंड ऑफ डिजीज है। वेरियस हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज ड्यू टू दिस बीमारी। स्मोकिंग ऑफ टोबैको ऑब्वियसली इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ कैंसर, लंग्स के कैंसर और हार्ट अटैक और माउथ का कैंसर। बहुत से लोग यहाँ तंबाकू बहुत खाते हैं, उससे क्या होता है, ओरल कैंसर भी हो सकता है मुंह के अंदर, है ना। अगर स्मोकिंग करो तो लंग्स में होगा, मुंह से खाओगे तो ये जैसे पान मसाला खाते हैं, ये सब अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है। स्मोकिंग करने से हमें नींद नहीं आती है, खाना पीना खाने का मन नहीं करता है, तीत एकदम एकदम पीले पीले हो जाते हैं। जो तंबाकू खाते हैं उनकी तीत देखिए कैसे होते हैं, एकदम लाल पीले, है ना। तो और टोबैको, जो स्मोक ऑफ टोबैको, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, उससे पोल्यूशन भी होता है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन, जो अगल बगल खड़े हैं उनको भी बीमारियां हो सकती है। उसी तरह अल्कोहल है, अल्कोहल जो है उसमें इथेनॉल होता है, ये इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन जो अल्कोहल कंज्यूम करता है, अक्सर वो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड वगैरह है, स्ट्रेस को दूर करने के लिए, क्योंकि अल्कोहल इंसान को सुध-बुध कर देता है, एकदम अलर्टनेस उसकी चली जाती है, उसका माइंड एकदम माइंड के नसें बंद हो जाती, वो चल नहीं पाता है सही से। इनफैक्ट ऐसे करने से उसको टेम्परेरी सुकून तो मिल जाता है, लेकिन लीवर का डैमेज हो सकता है। ठीक है। क्योंकि ज़्यादा अल्कोहल पीने से ऑब्वियसली स्टमक इरिटेट होता है। ओके। उसमें अल्कोहल की वजह से नसें डैमेज हो सकती है, डेथ भी हो सकता है, और बॉडी भी वीक होने लगती है। न्यूरोमस्कुलर जजमेंट भी हम नहीं जज कर पाते, चल नहीं पाता एक पिया हुआ इंसान, एक लाइन खींच दो और कह दो पिए हुए इंसान से कि स्ट्रेट चलो, वो चल ही नहीं पाएंगे। ये सुनो, तो हम अब चैप्टर के एंड पे आए हैं। यहाँ पे 2 टॉपिक्स और हैं। नारकोटिक ड्रग्स के बारे में दिया। ड्रग्स बहुत तरीके के होते हैं, अच्छे ड्रग्स भी होते हैं जो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन अनप्रिस्क्राइब ड्रग्स हमें नहीं खाने चाहिए, और ड्रग्स को नशा करने में नहीं लेना चाहिए, यानी कि हम बस डेली उसको एक आदत नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ड्रग यूज तभी लो जब डॉक्टर बताते हैं या पर्टिकुलर पर्पस के लिए। मिस यूज मत करो, एक्स्ट्रा डोजेज मत लो, बहुत सी नींद की गोलियां वगैरह लोग खाते हैं, मत खाओ। ड्रग अब्यूज मेडिकली के अलावा हम उसको बस नशा करने के लिए अपने टेंशन भगाने के लिए, इसके लिए नहीं करना चाहिए। इससे इंसान पे बहुत इफेक्ट होता है। यहाँ तक कि कुछ ड्रग्स के नाम पहले मैं बता देती हूँ, कोकेन, कैफीन, LSD, ये वाले जो ड्रग्स होते हैं वो बैंड भी है। ठीक है। ये नहीं लेने चाहिए हमें। ठीक है। हीरोइन, बार्बिचुअरीज, मारिगोना, हशीश, चरस, गांजा, मॉर्फिन, ये सब
ड्रग्स बैंड है और नहीं लेने चाहिए, ये सब नर्वस सिस्टम को अगेन डैमेज करेंगे, हेलुसिनेशन और इल्यूजन्स पैदा करेंगे। हेलुसिनेशन यानी कि हमें लोग दिखना, लोगों का नजर आना या इल्यूजन होना, मतलब वो चीज हमें दिखती जो है नहीं, ठीक है। अगेन दे कॉज लैक ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख ना लगना, प्यास ना लगना, चैन वैन कुछ नहीं होता, इनफैक्ट एडिक्टेड हो जाता है इंसान ड्रग्स और अल्कोहल से। ये सब चीज एडिक्शन वाली बीमारियां पैदा करती है, हम उसको छोड़ नहीं पाते और अल्टीमेटली इस बीमारी की वजह से इंसान डिप्रेशन में जाता है और यहाँ तक कि वो एक तरीके से मेंटल डिप्रेशन में चला जाता है। ओके, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं आपके पेज नंबर 111 में, प्लीज इसको आप लिखिए। ओके, एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीसेप्टिक, वैक्सीन, सीरम, वैक्सीन, इन सब के बारे में डिफरेंस दिया गया है, प्लीज़ आप लोग उसको लिखिए। चाहे तो मैं इसको डिस्कस करती हूँ, लेकिन यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाता है तो मैं ये डिस्कस कर ही लेती हूँ। यहाँ पे देखिए एक टेबल दिया है एक्टिविटी 4, जहाँ पे लिखा गया है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कंज्यूमिंग टोबैको। ये भी आप लिख सकते हो शॉर्ट में, वहाँ पे डिटेल में दिया, यहाँ पे शॉर्ट में दिया, तो यही आप लोग लिख लीजिए, मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कंज्यूमिंग टोबैको, ड्रिंकिंग अल्कोहल या टेकिंग ड्रग्स का। और ये जो डिफरेंसेस दिया है सीरम और वैक्सीन, सीरम तो जो ब्लड डिवॉइड ऑफ फाइब्रिन एंड प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी। ओके, अब वैक्सीन ये इट इज द प्रिपरेशन ऑफ डेड वीकन जर्म, ये बाहर से हमें एक्टिव इम्यूनिटी देता है, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी मतलब इनडायरेक्ट देना। एंटीसेप्टिक वो होते हैं जो केमिकल्स अप्लाई करते हैं, हम नहीं कुछ हमें हो जाता है, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं तो हम केमिकल अप्लाई कर रहे हैं ना, ताकि हम ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दें। वैक्सीन क्या होगा, अगेन ये बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, इसको पहले प्रिपेयर किया जाता है ना, पहले एक एंटीजन से हम एक प्रिपेयर करके उसको बॉडी में डालते हैं ताकि हमें एक पर्टिकुलर डिजीज से इम्यूनिटी मिले। और एंटीजन क्या होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो या पैथोजन जो बॉडी में आके फिर स्टिमुलेट करे कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करो मेरे खिलाफ, ठीक है, उसको हम एंटीजन बोलते हैं। एंटीबॉडी ऑब्वियसली वो सब्सटेंस है जो बॉडी के अंदर नेचुरली है इन द ब्लड, और जैसे ही कोई एंटीजन बॉडी के अंदर या फॉरेन बॉडी के अंदर आता है, वैसे ही बॉडी उसके खिलाफ क्या प्रोड्यूस करती है, उसको अटैक करने के लिए, खिलाफ अटैक करने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। ये एक गन की तरह है और ये घुसपैठिया गन, और ये चोर की तरह, ये बॉडी के अंदर आया, गन से एंटीबॉडी ने इसको खत्म किया। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, डू स्टडी वेल, थैंक यू।